हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 70 लेके आए हैं। यदि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी मुंबई में। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है। किसने की थी? तो ये स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत के वायसराय थे, वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। ठीक है। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और कब की थी? 1885 में की थी। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ये सारी चीजें आप क्या करिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो ये उत्सव जो प्रारंभ किया था वो महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका सासाराम में पड़ता है। सासाराम कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। बात करें शेरशाह की, शेरशाह ने एक रोड बनवाया था जिसका नाम क्या है? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये भारत का सबसे बड़ा रोड था उस समय का। तो इस GT रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, बेहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, या फिर कालिंजर पर आक्रमण, या फिर नारायणपुर पर आक्रमण। तो इसमें शायद महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सबसे वो कौन सा था? वो सोमनाथ पर आक्रमण था। कब हुआ था? 1076 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1076 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस नदी के तट पर हुई थी? तो नंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो वो दिया था आपका सारनाथ में। जबकि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे के प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो चित्रकला की जो बंगाल शैली थी उसका अग्रदूत माना जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर को, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है। और ये कहाँ पे, ये जो बंगाल शैली है ये कहाँ पर फली फूली है? तो ये शांति निकेतन में, शांति निकेतन में ही फली फूली थी। और शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल में ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो कहाँ पर विकसित हुआ? तो वो हुआ था आपका केरल में। ठीक है। केरल में एक शास्त्रीय नृत्य और है, उसका नाम क्या है? कथकली। ठीक है। कथकली। वो कहाँ पर, वो भी कहाँ का है? वो भी आपका केरल का है। क्योंकि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है। क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल दोनों को मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मपुत्र का सॉरी सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन का ही डेल्टा है। कहाँ पड़ता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय में, भूमध्य सागरीय में, या फिर टुंड्रा में। तो जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला क्षेत्र वो आपका कहलाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। उस पर क्या होती है? साल भर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। इसकी वजह से वो क्या होता है? पानी भाप बनता है, भाप बनने से बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में क्या होती है? बारिश होती है। तो जो भूमध्य रेखीय वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या आता है? उस पर साल भर वर्षा होती रहती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है।
एक तरफ ज्वालामुखी दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखा है। तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यहाँ पे इटली में है, ये सही है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में, ये भी सही है। पोपा कहाँ पर है, ये म्यांमार में, ये भी सही है। और क्राकातोआ कहाँ है, ये आपका इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। जबकि दिया क्या है, इक्वेडर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा, सही। आपसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो क्राकातोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। बात करें एटना ज्वालामुखी का, तो ये कहाँ पे, इटली में है। और इसको क्या कहते हैं, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो एटना ज्वालामुखी को ही कहते हैं। क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, यानी जो एमएसपी होता है उसको कौन डिसाइड करता है, तो उसको डिसाइड करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखिए, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेते हैं, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं, या फिर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो जो बैंक रेट होती है, ये जो बैंक दर होती है, वो दर कौन सी होती है, इस पर क्या होता है, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर क्या देता है, ऋण देता है, वो दर क्या कहलाती है, आपकी बैंक दर कहलाती है। यानी केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है जिस दर पर, कोई दर क्या कहलाती है, आपकी बैंक दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, या फिर आय व्यय घाटा। सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किसका रहता है, राजकोषीय घाटे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, या फिर संरचनात्मक। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वो किसकी वजह से हो रही है, तो वो संरचना में चेंज की वजह से हो रही है। यानी सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज्यादा है भारत में। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो ये होती है जैसे अर्थव्यवस्था की संरचना में चेंज होने से जो बेरोजगारी बनती है, वो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो ये तीनों ही सुविधाएं किसमें दी जाती हैं, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो इंग्लैंड से कौन सी विशेषता ली गई है, तो संसदीय जो प्रणाली है भारत की, वो आपकी कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। जबकि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपकी कनाडा से। मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य संघ से, यानी कि यूएसएसआर, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं रूस, ठीक है। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर आपकी मोरारजी देसाई, फिर आपके चरण सिंह। पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3 और 4, 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है, एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ये पद्धति किसमें अप्लाई होती है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में अप्लाई की जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जब वोट डालने जाओगे, आप मतलब जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है राष्ट्रपति चुनाव में, वो तो वो वोट डालने जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए ये पहला प्रत्याशी है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो मान लीजिए उसको वोट देना है दूसरे वाले को, तो इसको ये देगा पहली प्रेफरेंस, ठीक है। और फिर इसके बाद में वो उसको प्रेफरेंस चेक देनी होगी, मतलब वो दूसरे स्थान पर किस व्यक्ति को रखना चाहता है। मान लीजिए उसको मन है कि ये ना जीते, यदि ये जीत नहीं पाता है तो कौन जीतना चाहिए, तो वो ये जीतना चाहिए तीसरे नंबर वाला। फिर इसके बाद में कौन जीतना चाहिए, तो फिर जीतने का पहले नंबर वाला, ठीक है। तो कुल मिला के उसे तीनों लोगों को ही वोट देना पड़ेगा प्रेफरेंस के हिसाब से। उसी को बोलते हैं एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति। और ये पद्धति किसमें अप्लाई होती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये पद्धति अप्लाई होती है, यानी उसे तीनों लोगों को ही वोट देना पड़ेगा प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो इसका शून्यकाल का अर्थ होता है कि प्रश्नकाल और अगली कार्रवाई की
कार्य सूची के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और ये भारतीय संसद की ही देन है, ठीक है, भारतीय संसद की देन है क्या, शून्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो किसकी है? वो सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, आजाद हिंद फौज का गठन, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। बात करें एनी बेसेंट की, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पुस्तक इनकी है एनी बेसेंट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त का परिसंचरण करना, यानी ब्लड को ले आना और ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन किसमें होता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? रक्त को लाने और ले जाने का। लेकिन रक्त के साथ में और क्या जाता है? तो ऑक्सीजन जाती है, यानी कि फेफड़ों से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद में क्या करता है? जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाना। ऑक्सीजन किसके माध्यम से ले जाता है? तो रक्त के माध्यम से ही ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिसंचरण हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग का परजीवी कौन होता है? तो सबको पता है, मादा एनोफिलिस क्या होती है? मलेरिया रोग की परजीवी होती है। नेक्स्ट देखिए, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? किलोहर्ट्ज प्रति सेकंड, या हर्ट्ज प्रति सेकंड, या फिर हर्ट्ज। आवृत्ति मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश में 4 जगह कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो कानपुर में है, दूसरा आपका फैजाबाद में पड़ता है, तीसरा पड़ेगा आपका मेरठ में, चौथा पड़ेगा आपका इलाहाबाद में। 4 जगह कहाँ पर? 4 जगह आपके क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है यूपी में। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो 1911 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, क्या है? कनक भवन कहाँ पड़ता है? तो कनक भवन पड़ता है आपका अयोध्या में। कामितगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? आपका चित्रकूट में। कालिंजा दुर्ग कहाँ पर है? आपका बांदा में। और देवा शरीफ कहाँ पर है? आपका बाराबंकी। यानी कि 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? तो 1970 में सरकार थी वो कौन सी थी? वो मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसका नाम क्या था? जनता पार्टी की सरकार। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? तो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी कौन होते हैं? वो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, डीजीपी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके, सुना अनसुना कर देंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे, अपना फोन बंद कर देंगे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुरंत पुलिस को फोन करके सूचित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वावलंबन यानी कि पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना, या फिर महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वावलंबन जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन करना ही क्या कहलाता है? स्वावलंबन योजना का उद्देश्य। आगे का प्रश्न,
समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? निःशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार, टीकाकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो जो हम लोग लिखित वार्तालाप करते हैं उसको क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम सही। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? तो सबसे ज्यादा ऑप्शन खाने के कहाँ मिल सकते हैं आपको? घास के मैदानों में। खाने के ऑप्शन मतलब जैसे कि खाद्य श्रृंखला बनती है ना आपकी, जैसे मान लीजिए घास के मैदान है, ठीक है, ये मान लीजिए घास के मैदान है, तो इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा पहले मान लीजिए इसको हिरन खा रहा है, या फिर आप इसको मान लीजिए टिड्डा खा रहा है, ठीक है। टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को खाएगा चूहा। चूहे को कौन खाएगा? चूहे खाएगा वो सर्प खाएगा। सर्प को कौन खाएगा? चील। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका घास को कौन खा रहा है? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? हिरन को आदमी भी खा सकता है और शेर भी खा सकता है। तो दो, एक दूसरी श्रृंखला आपकी ये बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि घास है, घास को कौन खा रहा है? तो घास को खा रहा है आपका बकरी। बकरी को कौन खाएगा? बकरी को मान लीजिए कौन खाएगा? शेर। और शेर को कौन खाएगा? शेर को कोई नहीं खाता है। और मरने के बाद में कौन खा सकता है? मरने के बाद में खा सकता है चील। मतलब इसमें कुल मिला के क्या है, जिसमें कई तरह की श्रृंखला बन सकती हैं। आपसे ये पूछा है सबसे लंबी श्रृंखला या फिर श्रृंखला के सबसे ज्यादा ऑप्शन किसमें मिल सकते हैं? तो घास के मैदान में ही मिल सकते हैं, बाकी और कोई किसी में ऑप्शन इतने नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का। लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत ने किस देश के साथ 1 से 14 नवंबर 2018 को प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन 2018 में भाग लिया था? देखिए पुराना क्वेश्चन दे दिया है इसमें, जो उस टाइम पे पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? वो आपका भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गॉर्जियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्म गॉर्जियन। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि सामान्य ज्ञान का था। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।